Immediate amusement with Bhumika. So, subscribe my channel, like my video, and share my video before starting watching my video. So, today we are going to do chapter 2 NCRT class 8. So, we are going to read chapter 2 from Trade to Territory. The company establishes power. In this chapter, we are going to read about the East India Company. We are going to read about the Britishers who came to India for trade. So, before starting the video, I'm gonna tell you that you have to subscribe my channel and like my video. So, let's start with the chapter. So, this is the first page of our chapters. Aurangzeb was the last powerful Mughal ruler. जो औरंगजेब था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था. He established control over a very large part of territory that is known as India. उसका कंट्रोल इंडिया की टेरिटरी पे था. एक टेरिटरी पे था, लार्ज टेरिटरी, जो कि थी इंडिया. आफ्टर हिज डेथ इन 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी. Many Mughal governors, Subidar and big zamindars began asserting authority and establishing regional kingdoms. तब जो थे वहाँ के मुग़ल गवर्नर्स और बिग ज़मींदार्स, उन्होंने अपनी पावर असर्ट करनी और अपनी अथॉरिटी जमानी शुरू कर दी रीजनल किंगडम्स के ऊपर. As power regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. अब जैसे जैसे रीजनल किंगडम्स बनती गई तो जो दिल्ली की पावर थी वो कम होती गई. By the second half of 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. In the second half of 18th century, एक न्यू पावर इमर्ज हो रही थी, उभर रही थी पॉलिटिकल हॉरिजन में. वो कौन सी थी? ब्रिटिश. डिड यू नो that British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories. क्या आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ ट्रेड करने के लिए आए थे और उन्होंने कैसे यहाँ की टेरिटरीज को अपने कब्जे में किया. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस. मूव टू द नेक्स्ट पेज. ईस्ट इंडिया कंपनी. In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I. 1600 ईयर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक चार्टर साइन करवाया इंग्लैंड के रूलर क्वीन एलिजाबेथ वन से. चार्टर क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट. क्वीन एलिजाबेथ से साइन करवाया क्वीन एलिजाबेथ वन, ग्रांटिंग इट सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. जिसमें जो एलिजाबेथ ने उन डॉक्यूमेंट में ये लिखा कि उनको राइट है ईस्ट में ट्रेड करने का. दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी. इसका मतलब ये था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाज़त है ईस्ट में ट्रेड करने की और कोई कंपनी उससे कम्पीट नहीं कर सकती. With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. इस चार्टर से जो कंपनी थी वो across the oceans नई जगहें देख सकती थी जहाँ पे उसे सस्ते गुड्स मिलें और जिन्हें वो यूरोप लेकर जाएं और हायर प्राइसेस पर बेचें. मीन्स कि सस्ता लेकर महंगा बेचें. द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज. अब जो कंपनी थी उसे किसी और कंपटीशन का कोई डर नहीं था. मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर. अब जो मर्केंटाइल क्या होता है? See in the green box there. A business enterprise that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher prices. Mercantile वो होता है
एक कंपनी होती है जो कि प्रॉफिट कमाती है बाय चीज़ों को सस्ता खरीद के महंगा बेचने से। अब जो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी उस टाइम में, वो प्रॉफिट कमा रही थी कंपटीशन को ख़त्म करके, जिससे कि वो क्या करती थी, सस्ता खरीदती थी और महंगा बेचती थी, मतलब उनको फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा था। Next para. The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. अब जो रॉयल चार्टर था वो भी उनको रोक नहीं पाया बाकी यूरोपियन पावर्स को एंटर करने में ईस्टर्न मार्केट में. By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa around the Cape of Good Hope and crossed the Indian Sea, the Portuguese has also established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंग्लिश शिप्स थी वो सेल हुई वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके राउंड ऑफ द केप ऑफ गुड होप, एंड उसके बाद इंडियन सी को क्रॉस करके जो पुर्तगीज थे उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो प्रेजेंस थी वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर थी उनकी प्रेजेंस, और उनका जो बेस था वो गोवा में था. इन फैक्ट इट वॉज वास्को ड गामा, अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498. जो वास्को द गामा था वो एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर था जिसने डिस्कवर किया था इंडिया का सी रूट, इंडिया तक का सी रूट 1498 में. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean. अर्ली 17th सेंचुरी में जो डच थे वो भी वहाँ आ गए थे इंडियन ओशन में ट्रेड करने. सून जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे वो भी आ गए थे वहाँ. So, in the next para, the problem was that all the companies were interested in buying the same things. अब जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि जितनी भी कंपनीज थी वो सेम चीज़ें खरीदना चाहती थी. द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप. जो कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होती थी इंडिया में उसकी बहुत बड़ी मार्केट थी यूरोप में और उसकी काफ़ी डिमांड भी थी. पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमम टू वर इन ग्रेट डिमांड. अब ये जो स्पाइसेस थे ये भी काफ़ी अच्छी डिमांड में थे. कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed the prices at which these goods could be purchased. अब जो ये कंपटीशन था इन कंपनीज़ के बीच में उसने जो प्राइसेस थे वो बढ़ा दिए थे इन चीज़ों के, एंड रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट कुड बी ऑन. और जिससे क्या हुआ, जो प्रॉफिट्स थे कंपनीज़ के वो कम हो गए. द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स. अब लास्ट जो तरीका था कंपनीज़ के पास वो ये था कि जो कंपनीज़ हैं वो दोबारा से उभर सकती हैं अपने राइवल कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करके, ख़त्म करके अपने दुश्मन कॉम्पिटिटर्स को. द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज. अब ये जो बहस हुई मार्केट्स को सिक्योर करने की, उससे लड़ाइयाँ होगी, जंगें होगी कंपनीज़ के बीच में. थ्रू द 17th century and 18th centuries, they regularly sank each other's ship, blocked routes and prevented rival ships from moving with supplies of. अब 17th 18th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो कंपनीज थी वो एक दूसरे की शिप्स को रोकने लगी, रास्ता रोकने लगी, शिप्स पर कब्जे करने लगी और प्रिवेंट करने लगी राइवल शिप्स को सप्लाई करने से. कम टू द नेक्स्ट पेज. अब जो कंपनीज थी वो सप्लाई किससे रोक दी, गुड्स की सप्लाई रोक दी. ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन. अब जो ट्रेड था वो किया जाता था आर्म्स के साथ, फौजियों के साथ, और ट्रेडिंग पोस्ट जो थी वो प्रोटेक्ट की जाती थी फोर्टिफिकेशन से. फोर्टिफिकेशन मीन्स दीवारें खड़ी कर देना. This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict between the local rulers. अभी जो एफर्ट थे ऐसी दीवारें खड़ी करने की सेटलमेंट्स की, उससे क्या था, एक कन्फ्लिक्ट हो गया था, झगड़ा हो गया था लोकल रूलर्स में. द कंपनी therefore found it difficult to separate trade from politics. अब ये कंपनी को मुश्किल आने लग गई थी ट्रेड को पॉलिटिक्स से अलग रखने में. लेट अस सी हाउ इट हैपन. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट
जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो करेंगे. टिल देन guys, bye. Like, share and subscribe my video. This was the part 1. I will come back with the part 2 of this video. See you soon.